नेपाल में आज खबर मिली है कि एक और नेपाली सिपाही जो रसिया सेना में सेवा दे रहा था वो मारा गया है। अभी तक रसिया में जो नेपाली युवा जा रखी है जिन्होंने सेना में ज्वाइनिंग की थी रसिया सेना में, तो उनकी संख्या 200 बताई जा रही है। 200 में से ये 11वां नौजवान है जो मारा जा चुका है लड़ाई में। इसका नाम है सोनू सुनार और ये पाइथुन म्यूनसिपैलिटी का है। 2 महीने पहले ये यूएई में था ये, और जब इसको पता लगा कि रसिया की जो सेना है उसमें नेपाली लोगों को जगह मिल रही है, तो ये चले गया था रसिया सेवा में देने चले गया रसिया के अंदर। और जब ये रसिया में गया तो जो ज़्यादातर नेपाली युवा है वो पैसे के लिए जाते हैं, पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है उन्हें सेना के अंदर। तो वो बिना अपने घर वालों से परमिशन लिए हुए वो चले गया और वहाँ पर उसने रसिया में ज्वाइनिंग कर ली उसने। फिर उसका आज के दिन खबर आई है कि उसकी मौत हो गई। तो 2 महीने तक उसने सेवा दी, फिर उसकी मौत हो गई है। तो नेपाली युवाओं का जो रसिया की सेना में जाने का जो सिलसिला है वो बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। तो नेपाल सरकार ने एक फ़ैसला सुना दिया, उसने नेपाली लोगों को रसिया और यूक्रेन के लिए वीज़ा देना ही बंद कर दिया। अब कोई भी नेपाली नागरिक जब तक सरकार चाहेगी तब तक वो रसिया और यूक्रेन में नहीं जाएंगे। तो ये कोशिश सरकार की है, इसके तहत सरकार चाहती है कि कोई और नेपाली युवा अभी आगे ना जाए, किसी दूसरे रसिया की तरफ ना जाए और यूक्रेन की तरफ ना जाए। अभी नेपाल में इस समय बेरोज़गारी बहुत है, कमाई वहाँ पर नहीं हो पाती। तो नेपाल के जो ज़्यादातर युवा है वो विदेशों में जाते हैं। पहले वो यूएई की तरफ जाते थे, अब यूएई में भी उतना पैसा नहीं मिलता है। फिर वो रसिया की तरफ जा रहे हैं, कई कोरिया की तरफ भी जा रहे हैं। तो युवाओं में इस समय बेरोज़गारी की जो वजह है उसी का एक कारण है कि जो युवा है वो रसिया में पढ़ाई करने गए थे, नौकरी करने गए थे, लेकिन उनको जब पता लगा कि सेना में उनकी भर्ती हो रही है तो उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। अभी नेपाल में जो इनकी फैमिलीज मेम्बर है जो रसिया में अभी सेवा दे रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सरकार से ये दरख्वास्त की है कि इनके बच्चों को घर लाया जाए, नेपाल में लाया जाए। तो 130 फैमिलीज मेम्बर ने नेपाल सरकार के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग कर रखी थी। तो नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने रसिया के जो एम्बेसडर है उनके साथ भी बात की है, और उन्होंने रसिया एम्बेसडर को कुछ चीज़ें बताई है। उन्होंने पहले ये कहा है कि आपको पहले हमसे पूछना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे नागरिक है। तो अगर आप हमसे पूछ लेते फिर इन कोई कदम इनको लेके उठाते तो बेहतर होता। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो मारे जा चुके हैं अभी लड़ाई में उनकी जो शव है वो नेपाल में पहुंचना चाहिए जल्द से जल्द। दूसरा उन्होंने कहा है कि जितने भी अभी नेपाली युवा सेवा कर रहे हैं रसिया की सेना में उनको तुरंत ही वापस नेपाल भेजा जाए। तो इस तरह से जो नेपाल सरकार है वो कोशिश कर रही है कि उनके जो युवा जा रखे हैं रसिया के अंदर उनको तुरंत नेपाल में लाया जाए। अभी ऐसा है कि यूक्रेन में भी कुछ नेपाली सैनिक वहाँ पर सेवा दे रहे हैं सेना के अंदर। अभी इंडिया और नेपाल के बीच में एग्रीमेंट हुआ था पिछले हफ्ते। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर वो नेपाल की यात्रा में गए थे, तो उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किए थे। 2 एग्रीमेंट खासतौर में महत्वपूर्ण है। पहला एग्रीमेंट है कि बिजली के बारे में एग्रीमेंट है, इंडिया इंपोर्ट करेगा बिजली को, 10,000 मेगावाट बिजली इंडिया इंपोर्ट करेगा नेपाल से। और ये जो इंपोर्ट है ये 25 साल तक होगा, यानी कि 10,000 मेगावाट 10 साल तक इंडिया को मिलेगा, फिर उसके बाद रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये 25 साल का एग्रीमेंट बताया जा रहा है। दूसरा जो एग्रीमेंट हुआ था वो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट को लेकर हुआ था। तो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 5 करोड़ थी पहले, उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दी गई है। तो ये कुछ 2 एग्रीमेंट थे और दोनों ही कॉन्ट्रोवर्शियल एग्रीमेंट है। अगर हम हाइड्रो पावर को देखा जाए जो अभी बिजली वाला एग्रीमेंट है उसमें कुछ सवाल उठा रहे हो। सवाल ये है कि इंडिया जो इंपोर्ट करेगा बिजली को वो इंडिया की कंपनी से ही करना चाह रही है, यानी कि जो इंडिया की कंपनी नेपाल में अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इंडिया उन्हीं कंपनियों से बिजली खरीदेगा। नेपाल की सरकार ने अपील की है इंडिया गवर्नमेंट से कि जो इंडिपेंडेंट मार्केट है बिजली का, पावर मार्केट, उससे बिजली खरीदी जाए, यानी कि इंडिपेंडेंट मार्केट के हिसाब से बिजली बिकनी चाहिए इंडिया को। लेकिन अभी तक इंडिया ने इसमें सहमति नहीं दिलाई है। अभी जो चाइना का ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट होते हैं बिजली को लेकर, जो नेपाल में प्रोजेक्ट है उसको चाइना काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर इंडिया तैयार हो जाए इंडिपेंडेंटली बिजली खरीद खरीद करने के लिए, तो ये जो बिजली होगी ये चाइना की बिजली होगी, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उससे फिर वो जाके इंडिया तक पहुंचेगा। तो इंडिया तैयार नहीं है, इसलिए इंडिया चाइना से बिजली, जो चाइना का यहाँ पर प्लांट है बिजली का, उससे बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट को लेकर
वो भी एक कंट्रोवर्सी है, उसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है। उसमें कंट्रोवर्सी होने का मतलब ये है कि पहले तो ये एक चीज़ समझना चाहिए कि स्मॉल स्केल क्या होते हैं। स्मॉल स्केल डेवलपमेंट मतलब स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ऑफिस हो गए, इन चीज़ों को बनाने के लिए जो हेल्प होती है उसको स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इंडिया की जो लिमिट है इसमें इन्वेस्ट करने की उसको बढ़ा दिया गया है, 5 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें कुछ अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने का उनका कारण ये है कि जो ये स्मॉल स्केल होता है ये प्रोजेक्ट, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके पास पावर होती है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट करे, कहाँ पर करे, कब करे, कितने समय के लिए करे। तो ये जो पावर होती है वो इंडिया के पास है। यानी इंडिया की जो एम्बेसी इस समय नेपाल में, वही सारा उसके पास पावर होगी कि उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, कब करना है। तो यानी कि इंडिया नेपाल के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अपोजिशन लॉ मेकर का ये आरोप है इंडिया के ऊपर, और नेपाल की सरकार के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि नेपाल सरकार ने इंडिया को ये जो इंडिया की डिमांड थी 5 करोड़ से 20 करोड़ करने की, उसको नेपाल सरकार ने मान के गलती की है। तो नेपाल सरकार की तरफ से पीएम दहल ने आज पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश हुए थे, उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा हर देश करता है, यानी कि हमारे देश में जो चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट होता है वो भी ऐसी करते हैं। वो भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारी पावर उनके पास होती है। उन्होंने कहा इसके अलावा अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट करता है जो भी स्मॉल स्केल, तो उसका भी अमेरिका के पास पावर होती है। तो उन्होंने कहा ये इंडिया के लिए लिखा नहीं है स्पेशल, ये हर कोई करता है इसमें। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास खुली छूट होगी कि वो कुछ भी कर ले। हमारा जो गवर्नमेंट है हम उसमें निरीक्षण करेंगे, उस चीज़ का ओवरसाइट करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारी परमिशन लेनी ज़रूरी है, अगर इंडिया कुछ भी प्रोजेक्ट करेगा तो उसमें हमारी परमिशन लेनी ज़रूरी होगी। तो ये कुछ बातें उन्होंने की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया के सामने कुछ कठोर बातें भी रखी है, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो ट्रीटी फ्रेंडशिप वाली है 1950 की, उसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए। ये बात हमने जयशंकर के सामने रखी। इसके अलावा हमने ये भी बात रखी जो हमारी टेरिटरी है, यानी हमारी जो ज़मीन इस समय इंडिया के पास है उसको हमको दे देना चाहिए। ये बातें भी हमने की है। यानी कि हमारी जो बातचीत हुई है इंडिया के साथ वो हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातचीत रखी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई झुका, हमने किसी के सामने झुके नहीं हैं। हमने बिल्कुल अपने एक सोबरजन तरीके से हमने बातें रखी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो भी इंडिया और नेपाल के बीच में एग्रीमेंट हुए, हमको कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं है, हम उसको पार्लियामेंट के सामने रखने के लिए तैयार है। और उन्होंने अपने मिनिस्ट्री को भी आदेश दे रखा, लॉ मिनिस्ट्री को, कि इंडिया के और नेपाल के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रखे उस एग्रीमेंट को जनता के सामने उसको रख दिया जाए। कुछ में छुपाने की ज़रूरत नहीं है हमको। हम जो भी गवर्नमेंट चला रहे, जो भी सरकार चलती है हमसे, उसको हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चला रहे। तो ये पीएम दहल ने आज कहा है।